नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे थे काव्य के गुण और काव्य के दोष। जो पिछली क्लास में हमने काव्य के गुण पढ़े थे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काव्य के दोष। कंप्लीटली देखेंगे कि प्रत्येक दोष की परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल, और शानदार तरीके से मैं आपको हम इसको जो है वो कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो देखो, हल्का सा चूंकि हमने परिभाषा कल पढ़ ली थी, फिर भी थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली दोष होता क्या है, काव्य के दोष किसे कहते हैं। तो काव्य के दोष वो तत्व कहलाते हैं जो काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करने वाले या फिर काव्य के सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करने वाले, काव्य के सौंदर्य को कम करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। अब देखो, मुख्य मुख्य जो दोष हैं, मैं एक बार आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ काव्य के जितने दोष हैं समस्त दोषों की, और उसमें से फिर अपन जो मेन जो दोष है काव्य के, वो दोष जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक जो दोष है, महत्वपूर्ण दोष है, वो है श्रुति कटुत्व। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, श्रुति मैंने सुनना, श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रुति कटुत्व का मतलब होता है, कटु मैंने कड़वा, तो जो कानों को कड़वा लगे, जो सुनने में कठोर लगे, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हुई श्रुति कटुत्व की, कि कानों को अप्रिय लगने वाले वर्णों का प्रयोग जिस काव्य में होता है, तो वहां दोष अगर कोई उत्पन्न होता है तो वो दोष श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। दूसरा, इसकी परिभाषा भी अपन इसका उदाहरण भी अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बार एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि आखिर दोष किस किस प्रकार के दोष होते हैं और वो क्या होते हैं। नेक्स्ट है च्यूत संस्कृति दोष। च्यूत संस्कृति दोष में क्या होता है कि हमें हिंदी में व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है। जिस काव्य रचना में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता हो या उसका पालन न किया जाता हो, वहां पर जो है वो च्यूत संस्कृति दोष होता है, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। फिर एक दोष होता है अक्रमत्व दोष। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हिंदी में शब्दों को जब लिखते हैं, मतलब वाक्य जब बनाते हैं, तो उसका एक क्रम होता है ना, कर्ता क्रिया, ये सारे इनका एक सिस्टम होता है। और कई बार जो है वो उसका उल्लंघन कर दिया जाए, शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तो वहां जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम अक्रमत्व दोष कहते हैं। एक होता है ग्राम्यत्व दोष। एक्चुअली हिंदी में जो एक साहित्यिक भाषा होती है, इसका अपना एक स्तर होता है। कई बार जो है कवि लोग उस स्तर को गिरा देते हैं या फिर ग्रामीण या गंवारू शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, अपनी उस साहित्यिक भाषा से हट करके कुछ कमतर शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वहां पर जो है वो गंवारू या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने के कारण ग्राम्यत्व दोष उस वाक्य में आ जाता है। एक होता है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष वहां पे होता है जो कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जो नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जो शब्द लज्जाजनक हो, है ना, या फिर अमर्यादित शब्द हो, उसका अगर प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां पर जो दोष होता है उसे हम अश्लीलत्व दोष कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है, प्रत्येक शब्द से आपको स्पष्ट हो जाएगा। कई बार परीक्षा में आता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि किस दोष को क्या कहते हैं। शब्द पे गौर करिए। अश्लीलत्व मतलब शब्द कैसा हो, अश्लील हो। ग्राम्यत्व मैंने शब्द कैसा हो, गंवारू हो। अक्रमत्व का मतलब होता है जहां क्रम टूट गया हो। श्रुति कटुत्व मैंने सुनने में कठोर लगता हो। च्युत संस्कृति यानी जो व्याकरण के नियम है उसका उल्लंघन कर दिया जाए। क्लिष्टत्व का मतलब होता है जहां पे क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जो हमें वो उसका अर्थ ज्ञात करने में कठिनाई आती हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने बहुत जो महत्वपूर्ण दोष है वो सारे के सारे दोष देख लिए। इस प्रकार के आपके दोष होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक दोष को उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ में हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि ये हम एक बार देख चुके हैं कि भाई श्रुति कटुत्व दोष कहाँ होता है, च्युत संस्कृति दोष कहाँ होता है, ग्राम्यत्व क्या है, क्लिष्टत्व क्या है, यह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि श्रुति कटुत्व दोष, इसका एक बेस्ट उदाहरण देखते हैं। परीक्षा में आपके कई बार आ सकता है कि श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा देते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए। तो
हमने शब्द से स्पष्ट देखा है कि श्रुति मैंने सुना ना, कटुत्व मैंने कानों को कड़वा लगे। तो जो शब्द कानों को सुनने में कड़वा लगे, जब मधुर रस जैसे श्रृंगार रस का कहीं वर्णन हो रहा हो और वहां पर अगर कठोर वर्ण हो, जैसा कि ट ठ ड ढ, ये कठोर वर्ण माने जाते हैं जिनका ओज गुण में प्रयोग किया जाता है। हमने कल देखा था जब माधुर्य गुण पढ़ते थे तो इस माधुर्य गुण में इन वर्णों का प्रयोग वर्जित होता है। अगर वहां पे इन वर्णों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां जो दोष उत्पन्न होगा उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, कटर कटर क्या करते हो, प्रेम प्रसंग का जहां वर्णन हो रहा हो और वहां पर अगर ये एक वाक्य बोल दिया जाए कटर कटर, तो जो वर्ण आया है इससे थोड़ा सा कानों में कड़वा लगता है, कठोर लगता है। सो ये क्या कहलाता है, श्रुति कटुत्व दोष। नेक्स्ट है ग्राम्यत्व दोष, जहां पे गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे कि शिष्ट साहित्य में ग्रामीण या गंवारू बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो जो गरिमा को कम करता हो, वहां पे ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मुंड पे मुकुट धरे, तो यहाँ जो मुंड शब्द आया है ना, मुंड शब्द, यहाँ थोड़ा सा एक ग्रामीण शब्द हो गया, एक स्तरीय भाषा नहीं है, उससे कमतर शब्द का प्रयोग किया गया है जहाँ पे सिर होना चाहिए। तो या फिर मोर पे मुकुट धरे, मोर होना चाहिए, है ना, सिर होना चाहिए, तो वहाँ मुंड शब्द आया है, तो ये एक ग्राम्यत्व शब्द है, थोड़ा सा गिरा हुआ शब्द है। नेक्स्ट हम और आगे देखने वाले हैं क्लिष्टत्व दोष। आप देखेंगे, एक्चुअली हम पहले ही देख चुके हैं, क्लिष्ट मैंने जहां कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया जाए जिसको समझने में हमें कठिनाई होती हो। जब चमत्कार प्रदर्शन के लिए शब्दों को इतना तोड़ मरोड़ दिया जाए कि अर्थ समझना पहेली बन जाए, जैसे उदाहरण के रूप में हेम सुता पति वाहन, यानी अर्थ निकालने में बहुत अत्यधिक कठिनाई हो रही है, इजिली किसी को पहली बार में ये वाक्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हेम सुता पति वाहन, अब क्या है, इसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। अगला है अक्रमत्व दोष, जहां पे क्रम बदल दिया जाए, क्रम टूट जाए, वाक्य का जो होना चाहिए वो ना हो तो वहां पे जो है वो अक्रमत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण देखो आप कि विश्व में है ईश्वर नहीं, अब इसको ऐसे नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे होना चाहिए था कि विश्व में ईश्वर नहीं है। अगर जैसे नास्तिक लोग कोई हो, वो ये कहना चाहे कि भाई संसार में ईश्वर है नहीं, ठीक है, अगर कोई ऐसा कहता है तो इस तरीके से कहा जाना चाहिए, और अगर इसको बदल करके ये कहा जाए तो फिर वहां पे इसका क्रम जो है वो टूट गया, इसलिए अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो गया है। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो, और थोड़ा सा हम तुलना कर लेते हैं काव्य के गुण और काव्य के दोष की। अगर हम काव्य के गुण और काव्य के दोषों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कार्य की बात करते हैं। तो काव्य के जो गुण होते हैं, गुणों का काम क्या होता है, काव्य के गुणों का काम होता है काव्य के सौंदर्य और रस में वृद्धि करना, जबकि दोषों का काम क्या होता है, ये जो सौंदर्य होता है, जो रस होता है, इस रस के आनंद में बाधा उत्पन्न करना। दूसरा होता है प्रकृति, गुणों की क्या प्रकृति होती है, ये काव्य के मित्र हैं, सकारात्मक हैं, उसमें सहयोग करते हैं, जबकि ये काव्य के शत्रु हैं, नकारात्मक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख भेद, तो जो गुण होते हैं वो 3 भेद हैं गुण के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। जबकि इसकी बात करें तो इसमें जैसे श्रुति कटुत्व है, ग्राम्यत्व दोष है, च्युत संस्कृति दोष है, क्लिष्टत्व दोष है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रभाव की, तो ये पाठक को आनंदित और उत्साहित करते हैं और ये पाठक को खींच या अरुचि पैदा करते हैं पाठक के मन में, ठीक है। तो ये हमने इसका अंतर भी देख लिया। कई बार जैसे अगर मान लो परीक्षा में आ जाए कि काव्य के गुण और काव्य के दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के आधार पर आप स्पष्ट रूप से दोष बता सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है, ध्यान देना, तो परीक्षा में एक टेबल बना देना, यहाँ पे आप लिख देना काव्य के गुण और काव्य के दोष में अंतर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है आपको कार्य, तो इसमें आप ये टेबल बना करके इस तरीके से आपको लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस अब हम देखो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको प्रत्येक गुण की, प्रत्येक दोष की स्पष्ट परिभाषा याद करनी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना है, स्पष्ट परिभाषा आपको याद करनी है और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल याद करना है, चाहे गुण हो या चाहे दोष हो। हमने बिल्कुल शानदार और बिल्कुल ईजी और बिल्कुल याद करने योग्य उदाहरण आपको दिए हैं प्रत्येक के, और इन दोनों में अंतर भी आपको समझाना पड़ सकता है, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, काव्य के गुण और काव्य के दोष। मैं समराइज कर लेता हूं फटाफट से कि हमने काव्य के 3 गुण पढ़े हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है। उसके बाद हमने जब दोष पढ़े तो दोष में हमने श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, अक्रमत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष,
क्लिष्टत्व दोष, ये सारे हमने दोष भी इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये गुण पढ़ लिए हमने, दोष पढ़ लिए, ये सारे सारे मुख्य मुख्य दोष हमने पढ़ लिए। बाकी इतने सारे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले 15-16 सालों से मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो हम मॉडल पेपर्स लाएंगे और हम पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं वो जब हल करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है। आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ा है ना उतना अगर कंफर्म कर लेते हो, ज़्यादा मत पढ़ो, बट जितना पढ़ रहे हो वो अगर आप याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप 95 प्लस नंबर जो है वो मार्क्स आराम से ले आओगे, क्रॉस करोगे। हमारे खुद के स्कूल में हमारे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, 95 बच्चे, बहुत सारे बच्चे 95, 96, 99 नंबर तक लाए, और कंपल्सरी में तो 100 में से 100 नंबर लाते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, न केवल हिंदी की बल्कि इंग्लिश की भी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, EDUCATION और RISE। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करेंगे, जहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के पूरे नोट्स बिल्कुल पॉइंट वाइज, और आपको टॉपिक वाइज ओनली 21 रुपये में आप नोट्स ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर कंप्लीट कोर्स भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी लाइव क्लास आती है शाम को 8 बजे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताइए, कौन सा टॉपिक आपको अगला पढ़ना है वो भी बताइए मुझे। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।